नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किहोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के इस अंक में। दोस्तों, स्टेट ऑफ नेशन ये हमारा कॉलम है जिसके अंदर हम बात करते हैं देश के प्रखर विद्वानों से और बात करते हैं देश के हालात पर, विदेश के हालात पर, खासतौर से जो जियो पॉलिटिक्स है। आजकल चूंकि हम सभी एक दूसरे से बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो यूक्रेन में कुछ हो या कोरिया में कुछ हो, जापान में कुछ हो, अमेरिका में हो या फिर इजराइल हमास में कुछ हो, हम सबको वो प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बल्कि कई बार तो अच्छी खासी टिकी हुई सत्ता भी होती हैं, वो भी उखड़ना शुरू हो जाती है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे बहुत विद्वान हमारे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी से। विनोद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। विनोद जी को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। वो पत्रकारिता के एक प्रखर दीप हैं और अमर उजाला से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इससे पहले कई अखबारों के एडिटर भी रहे हैं और पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम, और उनके जो विचार हैं देश विदेश में सुने जाते हैं और बहुत गहराई से महसूस किए जाते हैं। विनोद जी, दो विषयों पर मुख्यतः बात करेंगे। भारत के अंदर चुनाव तो चल रहे हैं और बढ़ता हुआ हिंसा और घृणा का जो वातावरण है, विशेष रूप से धर्म के मामले में जो विद्वेष फैल रहा है, एक चीज हो रही है जिसको मैं महसूस कर रहा हूं कि जैसे घृणा हिंसा को एक एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, स्वीकृति मिल रही है। ये मेरे लिए चिंता की बात है। और अब वैश्विक पटल पे देखूं, जब इजराइल और यूक्रेन में देखूं, तो ऐसा लगता है कि नरसंहार को भी अब स्वीकृति मिल रही है कि अब किसी के आंख से आंसू नहीं गिरते हैं, बड़ी महाशक्तियों की आंख से भी आंसू नहीं गिरते हैं। और वो ना तो डी एस्केलेशन की बात करते हैं, ना सीजफायर की बात करते हैं, ना पीस की अपील करते हैं। ऐसी दुनिया की कामना हम में से किसी ने नहीं की थी। ये गांधी का विश्व नहीं है, ये नानक का, बौद्ध बुद्ध का विश्व नहीं है। ये तो कोई दूसरी दुनिया है। 21वीं सदी में हम मध्यकालीन युग की बर्बरता और पाशविकता देख रहे हैं और कोई आकर उसको रोकने का प्रयास नहीं करता, शांति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, अपील नहीं करता। महाशक्तियों के द्वारा भी दुख की बात है। पहले आते हैं हमारे देसी क्या कहते हैं कि परिदृश्य के ऊपर। 5 राज्यों के चुनाव हैं। ऐसा लगता है कि सब पार्टियां अपना सब कुछ झोंक देना चाहती हैं। मोदी जी के लिए बड़ा प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहां से चुनाव हार कर वो लोकसभा के चुनाव में जाना चाहेंगे। तो इस लोकल परिदृश्य पे सबसे पहले आपकी मैं विस्तार से टिप्पणी चाहूंगा विनोद जी, कि क्या घट रहा है, क्या होने जा रहा है, किस किस्म के पैराडाइम शिफ्ट्स आप देख रहे हैं। देखिए, अगर ऊपरी तौर पर देखें तो देश का चुनावी परिदृश्य लगभग वैसा ही जैसे 2018 में था। 2018 नवंबर दिसंबर में इसी तरह विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, इन्हीं राज्यों में चुनाव हो रहे थे और 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे। यह ऊपरी तौर पर कह रहा हूँ, वैसा ही समान परिदृश्य इस बार भी है। उन्हीं 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव। उस समय भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य हार गई थी। तीनों राज्यों में सरकार थी उसकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कांग्रेस तीनों राज्य जीती थी। और उसके बाद एक माहौल बना था कांग्रेस के पक्ष में, और कांग्रेस को लगा था, और कांग्रेस को लगा ही नहीं था बल्कि कांग्रेस को एक गुमान हो गया था कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हम पराजित कर देंगे। अकेले पराजित कर देंगे या जो उनके साथ में कुछ गठबंधन के सहयोगी थे, जैसे आरजेडी और ये डीएमके और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनके साथ मिलकर पराजित कर। तो कांग्रेस ने कोई बहुत कोशिश नहीं की कि भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा बनाया जाए, एक व्यापक वो बनाया जाए और वो चुनाव में। विनोद जी, विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं? चुनाव में अकेले अकेले ही चले गए। ये एक पिछले चुनाव का परिदृश्य था। इस बार परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ है भीतरी तौर पर। जब जमीन पर हम उतरते हैं, 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में 5 राज्य मतलब चाहिए, लेकिन 3 में उत्तर भारत की बात करूं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से छीनी हुई बीजेपी की सरकार है।
और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। पिछली बार कांग्रेस लड़ रही थी, राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के और उनकी अध्यक्षता में चुनाव हो रहा था, लेकिन उनकी छवि जो थी वो वही थी जिसको अब खुद राहुल गांधी कहते हैं पप्पू वाली छवि जो थी। और पूरा सोशल मीडिया और पूरा मीडिया जो है राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहा। और कांग्रेस पार्टी जो 2014 का चुनाव बुरी तरह हार चुकी थी, उसके बाद कई राज्यों के चुनाव भी हारी थी, वो मैदान में थी। थोड़ा गुजरात से उसको एक राहत मिली थी जब मुकाबले पर आई थी, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में सरकार उसने बना ली थी, लेकिन चुनाव तो हारी थी कर्नाटक में और उसके बाद उतरी थी। इस बार थोड़ा सा परिदृश्य इसलिए बदला हुआ है कि पहली बात तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की छवि में इजाफा हुआ है और जिस तरह उनको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया गया है, अब उनके मीम्स, उनका मजाक, उन पर चुटकुले, उनका कोई टेकर नहीं है। अब सोशल मीडिया में खाली आप जो कट्टर भाजपा समर्थक लोग हैं या कट्टर राहुल गांधी विरोधी लोग हैं, उस जमात को आप छोड़ दीजिए, तो एक सामान्य व्यक्ति अब राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगा। वो उनके लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो है, उसने उनकी छवि में बहुत जबरदस्त इजाफा किया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के चुनाव और कर्नाटक के चुनाव में जो जीत मिली कांग्रेस को, उसने कांग्रेस के अंदर उत्साह, हौसला और मनोबल बढ़ाया। और इसके साथ ही जो विपक्ष का एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, करीब 28-29 दलों का मिला करके, और उसने एक मैसेज ये दिया पूरे देश में कि भाई अब विपक्ष जो है गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा होने की तैयारी कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए कांग्रेस पार्टी के। वो दक्षिण भारत के एक अनुभवी दलित नेता है, तो एक सामाजिक समीकरण की दृष्टि से दलितों में भी कांग्रेस की तरफ से संदेश गया कि उनके शीर्ष पर जगजीवन राम के बाद एक दलित चेहरा जो है अध्यक्ष बन के आया है और बाकायदा निर्वाचित होकर के, इसका भी एक संदेश किया है। तो ये, और दूसरी तरफ जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उसको लगभग 10 साल हो रहे हैं और 10 साल में एक ठीक ठाक समय हो जाता है जब लोग मूल्यांकन करते हैं। 5 साल आज की तारीख, आज के समय में 5 साल लोग मानते हैं कम है किसी सरकार को, किसी नेता को मौका देने के लिए। इसीलिए आमतौर पर जब कोई नेता अच्छा काम करता हुआ दिखता है और लोगों को लगता है, लोगों को उससे उम्मीद होती है, तो लोग उसको दूसरा मौका भी देते हैं। मनमोहन सिंह को दिया गया दूसरा मौका, मोदी जी को दिया गया, और भी कई उदाहरण है, राज्यों में कई बार दूसरे तीसरे मौके दिए हैं लोगों ने, जनता ने। तो वो 10 साल हो रहे हैं। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकार की हो और चाहे केंद्र सरकार की हो, वो भी इस समय है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिंगल इंजन है, तो वहां चुनाव किन मुद्दों पर होगा मैं उस पर अलग से आऊंगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बड़े उत्साह और मनोबल से चुनाव लड़ रही है इस बार। जो उत्साह और मनोबल उसका 2018 में नहीं था, उसके बावजूद वो जीती थी 3 राज्य। लेकिन इस बार उसके पास एडिशनल अतिरिक्त रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ताकत, राहुल गांधी की छवि में जो इजाफा हुआ उसकी ताकत, मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना उसकी ताकत, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई बीजेपी के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के को उनके समर्थकों को तोड़ करके, उसको लेकर के भी एक आम धारणा जो है वो उसको अच्छा नहीं मानती। आप देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ, उस सारे दल बदलू जो दल बदल करके बीजेपी में गए थे कांग्रेस से और जनता दल से, वो सब चुनाव हार गए। लोगों ने, जनता ने अपना मौका देखा उनको। इस बार भी जो दल बदल करके कांग्रेस के साथ गए थे, जो खबरें आ रही हैं बीजेपी के साथ गए थे कांग्रेस से, उनके बारे में यही आ रहा है कि उनकी स्थिति कठिन है। तो एक वो भी कारण है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी सी अलग ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया नेतृत्व विकसित नहीं किया। जैसे रमन सिंह 5 साल सत्ता से बाहर रहे तो वो घर ही बैठ गए, और भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी, और ना ही उसने कोई ऐसा काम किया जिससे लगे कि भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने वहां जिस तरह के काम किए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए,
जो उनकी योजनाएं थी, धान की खरीद हो, गोठान की योजना हो, चाहे वो एमएसपी हो धान का, और बहुत सारी योजनाएं जो उन्होंने की, उनकी वजह से भूपेश बघेल ने अपनी एक छवि बनाई, एक सीधा संपर्क किया, जैसे मोदी जी ने गुजरात में किया था। कुछ उस तरह की उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। हालांकि भाजपा की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, लेकिन आम जनता वहां पर जो है वो भूपेश बघेल को अभी मौका देने के मूड में दिखाई पड़ता है। राजस्थान में स्थिति यह है कि अशोक गहलोत, जबकि राजस्थान का एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है वहां पर, जैसा कि हिमाचल में है, और हिमाचल में बदल भी गया, सरकार बदल भी गई, तो भाजपा को पूरा भरोसा है कि रिवाज कायम रहेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं पिछले 1 साल से उन्होंने जो जमीन पर उतारी है और जिनका फायदा लोगों को मिला है, उसकी बदौलत कांग्रेस वहां लड़ाई में है। लेकिन जो पूरे 5 साल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लगातार संघर्ष चला, लगातार ऐसी लड़ाई चली जैसे दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हो, और जिसकी शुरुआत मानेसर वाले उस कांड से हुई थी, जब सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर मानेसर के रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए। उसके बाद से लगातार उनके बीच बयानबाजी, लड़ाई, उससे जो परसेप्शन था वो सरकार का और पार्टी का खराब हुआ, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा उम्मीद बनी कि वो बिल्कुल मैदान साफ है, मैदान मार लेगी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बहुत समझदारी से इन दोनों नेताओं के बीच में समझौता करा दिया। अब ये भले ही फौरी समझौता हो, लेकिन अब बयानबाजी, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। इससे कांग्रेस को एक थोड़ा सा एक स्पेस मिला कि वो एकजुट होकर मैदान में उतर रही। जैसे अभी जो ईडी के छापे पड़े राजस्थान में, तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बुलाया गया, जो गोविंद डोटासरा जो है उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके बेटे, उसको डिफेंड करने कौन आया कांग्रेस की तरफ से? सचिन पायलट। आप देखिए, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस का मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत को और उसको डिफेंड। तो कांग्रेस ने एक संदेश दिया कि पार्टी एकजुट है, और इस तरह मुकाबले में है। बीजेपी में वसुंधरा फैक्टर ऐसा है जिसको लेकर के अभी बहुत किंतु परंतु है। वसुंधरा जी के कई समर्थकों को टिकट मिला और कई का टिकट कटा दिया। पार्टी सामूहिक नेतृत्व चुनाव में जा रही है, वो वसुंधरा जी को आगे करके लड़ना नहीं चाहती। वसुंधरा जी चाहती है कि उनको आगे किया जाए, उनके हाथ में कमान दी जाए, लेकिन कमान उनको न दी गई है न दी जाएगी, ये तय कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो वसुंधरा जी क्या उसी तरह साथ रहेंगी जैसे कर्नाटक में द्रौपदी जी साथ थे? तो उसका कितना फायदा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को, ये भी देखना पड़ेगा, इसका भी आकलन करना पड़ेगा। तो अशोक गहलोत की योजनाएं, अशोक गहलोत की व्यक्तिगत छवि को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा रिवाज बदलने का, तो राज बदलने के रिवाज का, और वसुंधरा फैक्टर, ये सब किस तरह वहां एक्ट करेंगे, इसको लेकर के इसका विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प होगा, और तब जाके राजस्थान की तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी भी लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कहीं है तो राजस्थान में है। जी। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह तमाम दिग्गज तो राजस्थान में उतार दिए, और मध्य प्रदेश में 7 बड़े नेताओं को, सांसदों को उन्होंने मैदान में उतार दिया, जिसमें 4 तो, जिसमें एक महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल, और एक रीति पाठक वो जो है एमपी है। इनको उतार के भाजपा ने एक मैसेज दिया कि भाई हम बड़े दिग्गजों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के तमाम तरह के कयास लगे, चौथी लिस्ट में उनका नाम आया। पहले चर्चा रही कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ी अफवाह रही कि शायद टिकट नहीं मिलेगा, उनके बेटे को मिलेगा। जब शिवराज सिंह चौहान खुल करके अपनी रैलियों में खुद ही पूछने लगे जनता से कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और यही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने ये भी पूछना शुरू कर दिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का साहस किया कि वो सीधे मोदी जी के बारे में सवाल करने लगे, और उसके बाद पार्टी ने उनका टिकट अनाउंस किया। लेकिन कमान उनके हाथ में भी नहीं है। वो मुख्यमंत्री जरूर है, मतलब इस समय आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर कह दीजिए या इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, या तो वो है, लेकिन पार्टी वहां भी कह रही है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम कमल के निशान पर, हमारा चेहरा कमल है, यही छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार है कि कांग्रेस जो चेहरे नहीं देती थी, वो तो चेहरे देकर लड़ रही चुनाव। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, राजस्थान में अशोक गहलोत,
और भाजपा जो हमेशा सवाल करती थी कांग्रेस से, चाहे राज्यों का चुनाव हो चाहे लोकसभा का, कि आपका चेहरा कौन है, बताइए चेहरा कौन है। वो कह रहे हैं हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और वो इस बार जो है बिना चेहरे के चुनाव लड़ रही है, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि इस बार जो चुनाव नतीजे होंगे वोरा जी, उनसे ये भी रिफ्लेक्ट होगा कि मोदी जी का चेहरा, चूंकि अकेले वही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है इस समय। जैसे पिछले चुनाव में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और वो कवर थे, तो अगर जब पार्टी वो हारे वो चुनाव, तो सीधे सीधे दोष ये गया कि भाई राज्यों को लेके इनकी इनकम्बेंसी थी, सरकारों को लेके, और इसलिए पार्टी हार गई। मोदी जी सेफ हो गए और उनकी लोकप्रियता, और 2019 में साबित भी हो गया कि उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इस बार लेकिन अगर चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ताली बजेगी, जय जयकार होगी, जश्न होगा भाजपा मुख्यालय में। लेकिन अगर विपरीत आ गए और 2018 की तरह पार्टी हार गई ये तीनों राज्य, क्योंकि बाकी दो राज्यों में तो वैसे उसके वो तेलंगाना और मिजोरम में उसका कोई उस तरह से स्टेक नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो क्या ये माना जाएगा कि मोदी जी को लोगों ने खारिज कर दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के पास, या सामूहिक नेतृत्व को खारिज कर दिया, या लोग चेहरा चाहते थे? ये तमाम सारे प्रश्न उठेंगे। हालांकि फिर भी मैं कहता हूं कि 2018 की तरह 2023 में भी जो नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव के, जरूरी नहीं है वैसे ही नतीजे लोकसभा चुनाव में आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और अभी तक कई चुनाव में देखा गया है वहां वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लेकिन इन चुनाव के नतीजों का असर ये होगा कि अगर कांग्रेस सफलता पाती है और कांग्रेस मान लीजिए 3 राज्य 4 राज्य जीत लेती है, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, कांग्रेस के समर्थक वर्ग जो है उनका हौसला बढ़ेगा, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एलाइज के साथ बातचीत कर पाएगी, बार्गेन कर पाएगी, और उनको अपने साथ एकजुट रख पाएगी। एकजुट रखने के लिए भी जो मुख्य पार्टी है उसको जीतता हुआ दिखना चाहिए, वरना वो मैग्नेट कमजोर होने लगता है। इसलिए कांग्रेस अगर जीतती है तो जो एलाइज है वो भी कहेंगे भाई जीतती हुई नाव में ही रहो, इधर उधर मत जाओ। हो सकता है कि बाहर से भी कुछ एलाइज नए भी आ जाए। अगर कांग्रेस हारती है तो उसका नुकसान ये होगा कि उसका इंडिया गठबंधन में भी उसका दबदबा कमजोर होगा, और हो सकता है कुछ एलाइज कहे भैया ये तो नाव लगता डूब न जाए तो उस नाव में चलो। इसलिए इन चुनाव के नतीजों का असर बहुत इस रूप में होगा कि विपक्षी राजनीति की दिशा भी तय होगी और सत्ता पक्षी राजनीति की दिशा भी तय होगी इन चुनावों के नतीजों से।